अब हमने पब्लिक की प्राइवेट की पेयर तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले AWS की जो सर्विस यूज़ करना चाहते हैं वो EC2 है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या है ये इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मेरे को एक अपनी बहुत ही पावरफुल वेबसाइट बनानी है। उसके लिए या तो मैं किसी वेब होस्टिंग कंपनी जैसे GoDaddy वगैरह के पास चला जाऊँगा, वहाँ पे उनसे स्पेस वगैरह ले लूँगा, ये स्पेस चाहिए, एक नाम रजिस्टर वगैरह कर लूँगा। ये सारी चीज़ें करके मैं अपनी वेबसाइट जिस भी लैंग्वेज में मैंने क्रिएट करनी है वो कर दूँगा। बट उसके अंदर हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ही एक लोकल सर्वर लगाकर पावरफुल क्या करूँ, अपनी एक वेबसाइट अच्छे वाली तैयार करूँ ताकि सारा कुछ मेरे कंट्रोल के अंदर हो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक बहुत ही पावरफुल सर्वर परचेज करना चाहता हूँ जिसके अंदर 1 टेराबाइट रैम हो, पावरफुल SSD हार्ड डिस्क लगी हो और लाइनिक्स उसके अंदर रन करनी चाहिए। ये तो कई बारी जब आप डिसाइड करते हो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कि आपको एक सर्वर चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या उसमें हो तो काफ़ी प्रोसेस लंबा भी हो सकता है कि आज आपने सोचा है, हो सकता है वो सर्वर आते आते 2-4 महीने लग जाएं आपको आपके पास पहुंचते। तब तक कई बारी जो हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं वही हमारा ख़त्म हो चुका होता है। अब मैं चाहता हूँ क्विक, मेरे को जो सर्वर चाहिए ये मैं क्विकली क्रिएट करना चाहता हूँ, अगले 5-6 मिनट के अंदर ही मैं चाहता हूँ मेरे पास जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर है मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि आजकल जो फिज़िकल सर्वर वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फिज़िकल सर्वर्स को यूज़ नहीं करते। अब जब भी हमें सर्वर चाहिए होता है हम वर्चुअल सर्वर्स लेते हैं। हमें किसी क्लाउड वाले के पास चले जाएंगे, लाइक AWS क्लाउड या गूगल या एजोर, उनसे हमें कहेंगे कि हमें एक मशीन चाहिए, वर्चुअल सर्वर चाहिए। वो हमारे से बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे कि कितनी रैम चाहिए, कितने प्रोसेसर्स चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, किस टाइप की, नॉर्मल हार्ड डिस्क चाहिए कि SSD हार्ड डिस्क चाहिए, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। और जैसे ही हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, विदिन 2 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपका एक इंस्टांस क्रिएट और एक आपके पास सर्वर वर्चुअल तैयार हो जाएगा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको कई बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड भी बोल देते हैं कि जब भी आप EC2 को यूज़ कर रहे हो तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि जब हम वर्चुअलाइजेशंस पे कुछ वीडियोस बनाएंगे तो हम उसका रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, और बेसिक थ्योरी ऑफ क्लाउड भी कवर करेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स वगैरह हैं। वो सारी चीज़ें भी हम किसी ना किसी वीडियो में कवर करेंगे। पर यहाँ पे हम सीधे ही देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल, क्या क्या AWS को यूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्या उसके अंदर वर्चुअल सर्वर्स को क्रिएट करना आसान है कि बहुत मुश्किल है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम शुरू में इसकी कुछ ही ऑप्शंस डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन जो ज़रूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम AWS क्लाउड के मास्टर होते जाएंगे हम थोड़ी सी कस्टमाइज करने शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि अब सबसे पहला काम हमने जो क्या करना है, एक लाइनिक्स की मशीन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम AWS के कंसोल पे चले जाएंगे और हम पहले ही लॉगिन हैं, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है वही अमेजन कंसोल पे जाके वहाँ पे लॉगिन कर लेना है जो भी आपका अकाउंट है। और आपने ध्यान रखना है कि आपने जो पहली सर्विस वो तैयार कर यूज़ करनी है, दैट इज़ EC2 डैशबोर्ड। अब ध्यान रखिए कि हम सर्वर को जो AWS वाले हैं वो इंस्टांसेस बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितने इंस्टांसेस रन कर रहे हैं, कोई भी नहीं रन कर रहा है, 0 इंस्टांसेस, क्योंकि अभी हमने क्रिएट ही नहीं किया, अभी हमने अकाउंट बनाया है। उसके अभी हमने जो पहला काम किया था वो पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट करने का किया था। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक पहला इंस्टांस तैयार करना चाहते हैं जो कि हमारा लाइनिक्स वाला होगा। उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अभी किन चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, वो सारा कुछ भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ हमारे पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रही है कि लॉन्च इंस्टांस। चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लॉन्च इंस्टांस।
जब भी हम इंस्टांस को लॉन्च करते हैं उसके लिए हमें एक AMI चाहिए होती है, इमेजिन मशीन इमेज। ध्यान रखना, अगर आपने कभी वर्चुअलाइजेशन यूज़ की है, वर्चुअल बॉक्स और VMware वर्कस्टेशन और KVM, जब भी हमें VMs वगैरह बनाते थे तो हमें ISO फाइल चाहिए होती थी। सेम वे जब आप क्लाउड में आते हो, स्पेशली AWS क्लाउड के अंदर, जब भी हमने कोई वर्चुअल सर्वर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, AMI, इमेजिन मशीन इमेज चाहिए होगी। इमेजिन के पास बहुत सारी हमें मशीन्स देता है, पर अभी हम ये जो मशीन क्रिएशन है, वर्चुअल सर्वर क्रिएशन को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हमने क्या चूज़ करना है। और प्लीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप लाइनिक्स यूज़ करना चाहते हो, जनरली दो वैरायटी ऑफ लाइनिक्स जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा यूज़ होती हैं, दूसरा आपकी डेबियन बेस्ड होती है। डेबियन में आपका काली लिनक्स आ जाता है, यूबंटू वगैरह आ जाता है, वो सारी डेबियन बेस्ड है, ठीक है। दूसरा आपके पास रेड हैट आ जाता है, उसका इंटरप्राइज एडिशन आ जाता है, रेड हैट इंटरप्राइज एडिशन, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ उसका CentOS जो फ्री वर्जन है उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन जो यहाँ पे जो आपको पहले वाली दो लिनक्स नज़र आ रही हैं, अमेजन लिनक्स 2 AMI, अमेजन लिनक्स AMI, ये भी रेड हैट बेस्ड ही डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन यहाँ पे जो कमांड्स, अगर इन हम इमेजेस को यूज़ करेंगे तो बेसिकली हमें एक रेड हैट टाइप की इंटरप्राइज लाइनिक्स टाइप का ही हमें एक लाइनिक्स मिलने वाली है। इसका बाद में बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि हमने बाद में कुछ और सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने हैं, तो जो रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़्यादातर यम कमांड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने डेबियन या यूबंटू वगैरह को यूज़ करना है तो एप्ट या एप्ट-गेट से इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे केस में हम जो शुरू में ये वाली मशीन यूज़ करेंगे, अमेजन लाइनिक्स AMI, उसके 2 वर्जन अवेलेबल है, ये पुराने वाला और दोनों थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। हम दोनों को ही यूज़ करके देखेंगे, पर सबसे पहले जो पहली ये इमेज आई थी उसको यूज़ करना चाहते हैं, अमेजन लिनक्स। और प्लीज़ ध्यान रखो, जब भी हम इमेज यूज़ करते हैं, कुछ इमेजेस में आपको ये भी ऑप्शन होगी कि किस आर्किटेक्चर पे आप यूज़ करना चाहते हो, कि ये आपका इंटेल वाला आर्किटेक्चर है क्या आर्म टाइप का आर्किटेक्चर है। तो क्लाउड में ये भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हम अपने केस में क्या करेंगे, अमेजन लिनक्स को यूज़ करेंगे। और आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, ताकि यूज़ करते टाइम आपको ज़्यादा पैसे ना पड़े या बिल्कुल ही ना पड़े, तो आपने देख लेना है कि क्या ये फ्री टायर एलिजिबल है। फ्री टायर एलिजिबल मीन जब ये लिनक्स को हम यूज़ करेंगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हमें पैसे नहीं लगेंगे। देखो, जब हम फिजिकली भी सर्वर खरीदते हैं तो हमें हार्डवेयर के तो पैसे लगते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी पैसे लगते हैं। वो डिपेंड करता है अपने विंडोज़ लाइनिक्स के मोस्ट ज़्यादातर वर्जन फ्री होते हैं, पर कुछ वर्जन ऐसे भी हैं जो पेड हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप फ्री टायर वाला यूज़ करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके पैसे नहीं पड़ेंगे। क्या सिर्फ यही दो और हमारे पास चॉइसेस है? नहीं, हमारे पास रेड हैट एंटरप्राइज जो नया वर्जन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, सोशल लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं, यूबंटू वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास विंडोज़ के भी डिफरेंट, हम किसी न किसी फ्यूचर वीडियो में विंडोज़ वाली भी मशीन को भी तैयार करके देखेंगे। हालांकि हमारी जो ज़्यादातर जो टॉपिक्स हम जो डिस्कस करेंगे वो लाइनिक्स बेस्ड ज़्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे। तो विंडोज़ बेस्ड भी हैं, ये हमारे पास एक विंडोज़ सर्वर है जिसके अंदर SQL सर्वर भी है। तो बहुत सारी मशीन्स हैं, तो ये डिफरेंट हमारे पास। हम और भी देखेंगे कि मार्केट प्लेस वगैरह भी है, पर अभी हम बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं, तो मैं इस वाली ऑप्शन पे आ जाता हूँ, सेकंड वाली भी सेलेक्ट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या चाहिए, कितनी रैम और प्रोसेसर चाहिए। तो अगर मैं ये वाली यूज़ करता हूँ तो एक आपको CPU मिलेगा, वर्चुअल CPU, और मेमोरी 0.5 GB मिलेगी। अगर ये वाला T2 माइक्रो यूज़ करता हूँ, हम अपने केसेस में ज़्यादातर टाइम T2 माइक्रो ही यूज़ करेंगे। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये फ्री टायर एलिजिबल है, कि अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे तो हमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेंगे जब तक हमारे पास जो 12 मंथ वाला फ्री टायर हम एलिजिबल है। तो हमारे केस में ये चूज़ करेंगे। बट हम देखना चाहते हैं क्या और भी हैं।
हम फ्यूचर में कोई ना कोई वीडियो और बनाएंगे जिसमें ये अलग अलग इंस्टेंसेस का क्या मीनिंग है, किसके लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए, उसको भी हम देखेंगे। पर एक जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे AWS में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन अगर आप ये वाली यूज़ करते हो तो 8 प्रोसेसर्स आपको, 32 GB रैम, और नेटवर्किंग की परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट। अगर और देखते हैं तो हम थोड़ा सा, मैं एंड में आता हूँ, देखिए 96 प्रोसेसर, 384 GB रैम, और यहाँ पे 48, ये कौन सा है, M5D। मीन हर एक वैरायटी के इंस्टेंसेस अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस। अगर हम और नीचे आएँ तो यहाँ पे देखिए 96 प्रोसेसर। अब आपने ऐसे ही नहीं चूज़ कर लेना कि एक्साइटमेंट में आके कि एवरी, तो काफ़ी चार्जेस पड़ेंगे आपने। हम अपना फ्री टायर में रखेंगे, ये आपको दिखाने के लिए है कि हम किसी भी टाइप की मशीन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं। इवन तो इतनी चॉइसेस तो हम जब फिजिकल सर्वर परचेज करते हैं तब भी हमारे पास, ये देखिए स्टोरेज ऑप्टिमाइज, जिनको स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसके अंदर अच्छे खासे प्रोसेसर्स भी हैं, रैम भी है, प्लस सबसे बढ़िया चीज़ है स्टोरेज। देखिए 8 हार्ड डिस्क 1900 GB वाली, और नेटवर्क की स्पीड 25 GB। हमारे से गलती से सिलेक्ट हो गया, बट हम एंड में हमने कहाँ पे आ जाना है, वापस हमने अपनी लिमिट में ही आ जाना है, तो हम ये वाला चूज़ करेंगे। आपने बहुत ध्यान से इस ऑप्शन को यूज़ करना है। कल को आपसे गलती से सिलेक्ट हो जाता है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लिया। तब जब हम टाइप चूज़ करते हैं तो हमारे पास में दिया गया एक CPU आ गया है, इसमें हमें एक CPU मिल रहा है, 1 GB रैम मिल रही है। फ्यूचर वीडियो में हम और भी ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, क्विकली एक लाइनक्स की मशीन तैयार करना चाहते हैं ताकि आपको यह पता लग जाए कि AWS को यूज़ करना बहुत ही आसान है। अगर आपने सिस्टमेटिक चीज़ों को समझने की कोशिश की है तब। आगे कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, कितनी मशीनें चाहिए तो हम एक ही रखेंगे। अगर यहाँ पे हम 10 लिख देंगे तो हमारे पास 10 मशीनें क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे भी आपने एक्साइट नहीं हो जाना है, तो हम यहाँ पे एक ही रख रखे हैं। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्या स्पोर्ट इंस्टेंसेस हैं, क्या है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब भी हम, जैसे हम सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी नेटवर्किंग जो होती है जनरली उन्होंने या तो 192 सीरीज़ वाले एड्रेस यूज़ कर रखे होते हैं, या 172 वाले, या 10 वाले। इसी तरह ही जब हम अपनी यहाँ पे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी AWS ने क्या कर रखा है, कुछ डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग वाले ऑप्शन दे रखे हैं। इसलिए हम नेटवर्किंग में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे कि नेटवर्किंग हमारी डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, सबनेट हमारा डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि क्या सबनेट क्या है क्या नहीं है। पर उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारी अब मशीन चलेगी वो यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है ओहियो, इसलिए ध्यान रखना जो अमेजन है उनके बहुत ज़्यादा जगह डाटा सेंटर्स हैं जिनको हम रीजन्स बोल देते हैं। तो हमारी जो मशीन है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस रीजन के अंदर चलेगी, ओहियो रीजन के अंदर। तो हम बाद में और डिटेल में जाएंगे कि रीजन्स क्या होते हैं, क्या फर्दर रीजन्स को भी डिवाइड किया होता है। तो दैट मीन ये जो हमारी लिनक्स मशीन लॉन्च हो रही है वो किसी US ईस्ट ओहियो रीजन के अंदर लॉन्च हो रही है, तो हम इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही ऑप्शन रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे बाद में भी हम क्रिएट करके देखेंगे इंस्टेंसेस, उसमें और ऑप्शंस को ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। मीन बाकी ऑप्शन को किसी को भी नहीं छेड़ना आपने। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितनी स्टोरेज दे रहा है, 8 GB स्टोरेज दे रहा है। तो ये है कि कौन सी आपको हार्ड डिस्क मिल रही है, SSD वाली मिल रही है। हो सकता है कई बार आपको SSD नहीं पुरानी चाहिए हो, तो आप किसको चूज़ कर रहे हो सकते हो,
मैग्नेटिक वाली को चूज़ कर सकते हैं। और कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे 8 GB। आपने कोई और हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, पर अभी हम इसमें नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो 8 GB वाली है उसी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट। अब ध्यान रखना, हो सकता है हमारे AWS के अंदर हम धीरे धीरे 500 सर्वर हमारे वर्चुअल रन कर रहे हों। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जब फिजिकल लैब होती है तो वहाँ पे भी हम सर्वर्स के ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं, जो उसका नाम लगा देते हैं कि ये वेब सर्वर है, ये FTP सर्वर है, ये मेल सर्वर है। इसी तरह हमने वर्चुअल में टैगिंग कर सकते हैं, दैट मीन उनको एक टैग दे सकते हैं ताकि बाद में अगर हमारे पास 500 वर्चुअल सर्वर रन कर रहे हैं तो हम उसमें से सर्च कर सकें। तो मैं यहाँ पे ऐड टैग एक नाम रख देता हूँ कि नेम, मैं कह देता हूँ कि मैं जो ये है ये मेरा लाइनिक्स सर्वर है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, एक नाम रख दिया, और आप 10 तक टैग दे सकते हो, उससे ज़्यादा दोगे तो आप यहाँ पे अब लिखा होगा अप टू मैक्सिमम 50 टैग्स हम दे सकते हैं। पर फ्री टायर में आपने देख लेना है कि कितने टैग अवेलेबल हैं, उससे आपने एक्सटेंड नहीं करना है। नाउ सबसे जो अगली ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर फायरवॉल ज़रूर लगी होती है। अब क्लाउड के अंदर भी फायरवॉल होगी, बट कई बार क्या है कि उसका नाम चेंज कर देते हैं हम। जैसे जब हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं हम कह देते हैं कि हम VM क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। एंड में क्लाउड में अभी भी हम वर्चुअल मशीन ही क्रिएट कर रहे हैं, पर ये AWS में हम उसको बोल देते हैं इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह ही हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, क्लाउड के अंदर हम फायरवॉल को सिक्योरिटी ग्रुप बोल देते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है सिक्योरिटी ग्रुप। क्या आपने नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, हम कह देते हैं यस। तो हम इसको ले लेते हैं कि हमारा ये एक लाइनिक्स के लिए हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं वही लिख देता हूँ, कोई आप डिटेल में भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, लाइनिक्स सिक्योरिटी ग्रुप। अब प्लीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमने लाइनिक्स, अब ये लाइनिक्स हमारी ये ओहियो रीजन के अंदर लॉन्च चल रही होगी, और मेरे केस में मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो मेरे को चंडीगढ़ में बैठ के क्या करना है, अपना जो ये जो ओहियो रीजन में मशीन चल रही है उसको असेस करना है। तो ऐसे असेस नहीं हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए पड़ेगा, एक पोर्ट भी ओपन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो लाइनिक्स है उसके अंदर रिमोट मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो SSH से यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे कह देना कि SSH। कौन SSH कर सकता है, 00 मीन कोई भी हो सकता है। कल को हमने इसी लिनक्स के ऊपर वेब सर्वर भी इम्प्लीमेंट करना हो, तो अब वेब सर्वर किस पोर्ट पे काम करता है, 80 पे। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे ऐड रूल करेंगे। ऐड रूल कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो वेब सर्वर आपका किस पोर्ट पे काम करता है वो 80 पोर्ट के अंदर काम करता है। तो हमने उसको भी ओपन कर दिया है, क्योंकि हम 22 से क्या करेंगे, SSH करने की कोशिश करेंगे, और 80 पोर्ट से क्या करने की कोशिश करेंगे, मशीन को असेस करने की कोशिश करेंगे, वेब सर्वर जब इम्प्लीमेंट कर दिया है उसके लिए। तो हमने 2 पोर्ट ओपन कर दिए। धीरे धीरे जब हम एडवांस टॉपिक्स पे आएंगे तो हम और इसकी डिटेल में जाएंगे कि क्या है। दैट मीन आपने मशीन क्रिएट कर ली, अगर कोई पोर्ट ओपन नहीं करेंगे मीन हमने एक रूम बना दिया, रूम के अंदर ना तो हमने कोई डोर छोड़ा ना कोई विंडो छोड़ी, तो क्या होगा, डोर ही नहीं छोड़ा विंडो नहीं छोड़ी, तो क्या होने वाला है, कोई अंदर ही नहीं जा सकेगा। इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट जो AWS के अंदर हम मशीन क्रिएट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई भी पोर्ट ओपन नहीं होता, हमें बताना पड़ेगा। इसलिए हमने 22 पोर्ट ओपन कर दिया, 80 पोर्ट ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिव्यू एंड लॉन्च। आपने डबल चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। रैम वगैरह आपने कोई रैम जब प्रोसेसर एक्साइटमेंट में आके कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं चूज़ कर लिया है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमारे हिसाब से बिल्कुल इट इज़ ओके। तो मैं कहूँगा कि
लॉन्च पे हमने कौन सी की है, हो सकता है आपके पास 2-3 की हो, तो कौन सी की है, हमारे पास विपिन गुप्ता वाली हमने की क्रिएट की थी, तो हम एक्नॉलेज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे व्यू लॉन्च इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक लाइनिक्स का इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे पूरी डिटेल है कि नाम क्या है उसका। अब पहले स्टेज पेंडिंग थी, अब क्या हो गया, रनिंग हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक पब्लिक आईपी मिल गया है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो मैं थोड़ी सी और इस पर क्लिक करता हूँ, तो हम देखते हैं तो हमारे पास क्या कुछ हो गया, एक हमारे पास पब्लिक एड्रेस भी मिल गया है, एक प्राइवेट एड्रेस भी मिल गया है, एक डीएनएस नाम भी मिल गया है और एक प्राइवेट डीएनएस भी मिल गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा जो लाइनिक्स मशीन है ये कहीं यूएसए वगैरह में चल रही है और हम यहाँ पे, मैं चंडीगढ़ में बैठा हुआ, वहाँ से मेरे को असेस करना है। अब ये नहीं है कि वीज़ा लेके वहाँ चला जाऊँगा कि चलो जी मेरे को बताइएगा वहाँ इसको असेस करना है मेरे को, नहीं, हम देखेंगे कि कोई भी अगर मशीन चाहे वो विंडो वाली मशीन है चाहे लिनक्स वाली मशीन है, उसको रिमोटली कैसे मैनेज करना है। तो हमारा जो पहले वाला स्टेप है कि एक इंस्टेंस को क्रिएट करना, वो पूरा हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे कि इस जो है इंस्टेंस को, अब इसको असेस कैसे करना है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, तो हम उसको देखेंगे। उससे पहले हमने क्या कर लेना है, ये वाला एड्रेस नोट कर लेना है, क्योंकि हमें ये अभी ज़रूरत पड़ेगी कि पब्लिक जो ये एड्रेस है वो हमें मिल गया मशीन पे। ये भी एक वर्चुअल सर्वर का एडवांटेज है।